दोस्तों, आज हम आपके साथ साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीपीसीएस 2018 टू 2023 का डिस्कशन करेंगे। ओनली क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा मैं डिटेल भी प्रोवाइड करूँगी, बट आप इसमें देखिएगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेट्स रखना चाह रही हूँ। अंतःकरण अर्थात इंट्रोस्पेक्शन। अंतःकरण एक महान बहीखाता भी है जहाँ हमारे अपराध दर्ज होते हैं। अंतःकरण मतलब मैं अपने इंटरनल वैल्यूज़ को देख रही हूँ, अंतःकरण को झांक रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या हूँ। तो वही वो कह रहा है कि अंतःकरण एक महान बहीखाता भी है जहाँ हमारे अपराध दर्ज होते हैं। यह भयानक चश्मदीद गवाह है। यह धमकाता है, वादा करता है, इनाम व दंड देता है और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। अगर अंतःकरण को एक बार दुख पहुंचाता है तो यह चेतावनी है, और अगर यह दूसरी बार होता है तो यह निंदा है। आप समझ सकते हैं, कोई काम हम अगर अपने अंदर करने की भावना रखते हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम आने वाला रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर से अर्थात अंतःकरण से पूछ कर उस चीज़ को मैं लिखती हूँ या लिखते हैं। और लिखने के बाद सपोज दैट वो पूरा नहीं होता है तो दिल को बहुत कष्ट पहुँचता है कि नहीं यार, बार बार दुख पहुँचता है और चेतावनी भी देता है कि ठीक है, आपकी अगर एक बार नहीं हो पाई तो आप दूसरी बार करो। अगर दूसरी बार भी आप नहीं कर रहे हो तो वो निंदनीय योग्य होता है। तो इसलिए दोस्तों, हमको अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कह रहा है अंतःकरण आत्मा की ज्योति है जो हमारे मानसिक हृदय के अंदर जलती है। बिल्कुल सही है। जब कभी इसे लगता है कि कुछ गलत सोचा जा रहा है या गलत किया जा रहा है तो यह इसका विरोध करता है और विरोध के लिए आवाज़ उठाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग अगर सपोज दैट रेलवे पे यात्रा कर रहे हैं या एरोप्लेन पर यात्रा कर रहे हैं या इनवैलिड काम कर रहे हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं आप इनवैलिड काम कर रहे हो, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो एक चेतावनी वो देता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हमें अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना चाहिए। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ और टॉपिक पर आती हूँ। टॉपिक में सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगी साइंस एंड टेक 2023 का 23 टू 2023 टू 18 तक मैं डिस्कशन करूँगी। ओके दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में सबसे पहला है साइंस एंड टेक PYQs 2023। तो 23 में आप देख सकते हैं सबसे पहला है ब्लू मून। क्या है आपका? ब्लू मून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लू मून क्या होता है PYQs में। एंड फिर उसके बाद दिया है व्हेन डज इट हैपन, ये कब घटित होता है, ये कब घटित होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून जो चंद्रमा होता है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण के बाद पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा जो होता है चंद्रमा को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, अर्थात ये हर 15वें दिन पर होता है। 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा जब होता है तो चांद बिल्कुल बड़ा हो जाता है, चांद बिल्कुल बड़ा हो जाता है और इसकी शाइनिंग मैक्सिमम हो जाती है। एंड 15 दिन के बाद जब डिक्रीज़ होता है तो इसकी शाइनिंग और इसकी जो बड़ापन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। फिर उसके बाद जो 15 दिन पे आता है उसे अमावस्या कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये
ब्लू मून क्या होता है, ये साल में या 4 साल 3 साल ये यूनिक है कि मतलब जो है 1 साल या 2 साल 3 साल जिस जो भी हो उसमें ये 2 बार हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णिमा हो जाए, तो फिर इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। आप इस पर मत जाइएगा, ब्लू मून तो चंद्रमा का नीला होना, ऐसा कोई वो नहीं है। बस एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, बट कोई नहीं दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान-3 के प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए 2023 में पेपर हुआ था और उसी समय चंद्रयान-3 को लॉन्च भी किया गया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है। आप PYQs के जरिए एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। आगे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा संसाधनों के लिए आप देख सकते हैं, ऊर्जा संसाधनों के लिए हमारे भारत में जो है, भारत में 2047 तक का लक्ष्य रखा है, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और रिन्यूएबल एनर्जी को 2047 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस तरह इसको प्राप्त करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, ग्रीन एनर्जी हो सकता है। तो ये ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो कदम में आप यही सब लिख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी योम टिकाऊ एनर्जी। टिकाऊ एनर्जी मतलब सस्टेनेबल एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसमें लिखा है टिकाऊ ऊर्जा। जब मैं पहली बार देखी टिकाऊ ऊर्जा तो थोड़ा सा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये कहना क्या चाह रहा है। बट कोई नहीं दोस्तों, आप थोड़ा सा इंग्लिश भी देखने का ध्यान दिया करिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। जब सस्टेनेबल एनर्जी आया तो दिमाग मेरा खुल गया कि हाँ नहीं, ये क्या कहना चाह रहा है। और आगे दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा संसाधनों की लगातार मांग बढ़ रही है, तो उसके बेसिस पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी ऊर्जा संसाधनों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। मतलब अगर मुख्यतः बताना हो तो आप इसको लिखना चाह रहे हैं अगर, तो इसमें पहले आप ऊर्जा संसाधनों के बारे में थोड़ा सा डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और फिर डेफिनेशन देगा, और फिर उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में डेफिनेशन दें, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हो, एग्जांपल को भी क्रिएट कर सकते हैं एंड करंट से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप करंट डाटा से जोड़ें तो एग्जामिनर और प्रभावित होगा और नंबर मतलब जो है अच्छा देगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, रिन्यूएबल एनर्जी में आप डाल सकते हो विंड एनर्जी हो गया, फिर उसके बाद जो है टाइटन एनर्जी हो गया। सस्टेनेबल एनर्जी में आप डाल सकते हो कि जो 17 गोल्स रखे हुए हैं 2015 टू 2030 तक प्राप्त करने का, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब थोड़ा सा आप इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आगे दोस्तों हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, और वो भी 2023 के PYQs में। जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में भारत की मुख्य उपलब्धियां अर्थात अचीवमेंट उपलब्धियां कौन सी हैं, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद किया है। ठीक है, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं कि पेड़ हुआ, पौधा हुआ, जीव हुए, जंतु हुए, तो इसमें बायो इन्वॉल्व है अर्थात, और उन्हीं से संबंधित जो आप टेक्नोलॉजी क्या होता है, नवाचार को प्रोत्साहित करना, इनोवेशन हो गया, नवाचार हो गया एंड अदर वर्क्स जो 21वीं सदी के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो मानव को एक अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करें, उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जीवों से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की और गरीब वर्ग के लिए कैसे ये उत्थान का कार्य किया, दोस्तों इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं PYQ 2022 के लिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी में पूछ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी में आप जो है बताइएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये कब का है? 2022 का है। फिर नैनो साइंस एंड नैनो टेक को परिभाषित कीजिए। विज्ञान और कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमता पर विस्तार से चर्चा करिए। मतलब नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में माइन्यूट डिफरेंस है। डिफरेंसेस क्रिएट करोगे तो बहुत बड़ा है, बट इसमें डिफरेंस है कि साइंस एक स्टडी होती है, जबकि टेक्नोलॉजी उसी टेक्नोलॉजी की स्टडी करना, अर्थात उसी टेक्नोलॉजी की स्टडी करना। इसका मतलब साइंस बड़ा है, नैनो साइंस बड़ा है अपेक्षाकृत नैनो टेक्नोलॉजी की अपेक्षा। इसके पार्ट का नैनो साइंस क्या हुआ कि स्टडी किया जाएगा किसके? नैनो टेक्नोलॉजी के पार्ट का स्टडी किया जाएगा। कौन करेगा? तो नैनो साइंस करेगा। नैनो अर्थात आप ये डिफाइन कर सकते हो 10⁻⁻⁹। मतलब इतना माइन्यूर होता है कि उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है, और इसके छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके ही मतलब एक रूप दिया जाता है जिसे जो टिकाऊ होता है और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ऐसा कौन कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, इसको आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी उपयोगिता को बताएं। अब टेक्नोलॉजी किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है? तो कृषि अर्थात एग्रीकल्चर के बेसिस पे पूछ रहा है, तो आप इसको एग्रीकल्चर के बेसिस पे डाल सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन हो रहा है जो कि इजराइल की पद्धति है। फिर उसके बाद हमारे भारत में इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजना में भी कैसी योजनाएं हैं जो मतलब प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और स्प्रिंकल प्रोसेस है। फिर ऐसे और इसकी उपयोगिता जाहिर सी बात है किसान के लिए ये अच्छा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th में कह रहा है कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय नीति क्या है? कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में अगर हम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे पूछें तो भारत की राष्ट्रीय नीति, भारत की नेशनल पॉलिसी को विस्तार पूर्वक बताइए। फिर कह रहा है विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताएं। आप स्वयं को साइबर अपराध से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? मतलब अगर आपको साइबर अपराध से सुरक्षित रखना हो तो आप कैसे रखोगे? सॉरी गाइस। विज्ञान प्रौद्योगिकी अब 2020 का PYQs है। इसमें केवल एक क्वेश्चन आए थे। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं दोस्तों कितना क्वेश्चन कितना आ रहा है। 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2020 की व्याख्या कीजिए। अर्थात इसमें साइंस को टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की व्याख्या करनी थी आपको। अच्छा, आगे क्या है? डिजिटल अधिकार अर्थात डिजिटल राइट क्या होते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिजिटल राइट्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाओं पर प्रकाश डालें और उनके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे आप डाल सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव हुआ। मतलब ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा मत सोचिए कोई क्लाउड होगा, नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है एक प्रकार की गूगल ड्राइव हो गया। मतलब आप डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा आपका सेफ एंड सिक्योर हो सकता है।
उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल के बेसिस पे गूगल ड्राइव देख सकते हैं। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए, अर्थात एनर्जी क्राइसिस के रीज़न क्या क्या हैं, क्यों हमारे भारत में इतना एनर्जी क्राइसिस है, इसकी विवेचना करनी है। अब आ गया 2018 में साइबर सुरक्षा क्या है, इसके महत्व को बताइए। साइबर सुरक्षा अर्थात मुझे डाटा मेरा कोई हैक ना कर सके, डाटा पूरी तरह मतलब कैपेबल हो, योग्य हो, उसके लिए साइबर सुरक्षा क्या है और इसका इम्पोर्टेंस अर्थात सिग्निफिकेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल दे दीजिएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी, अभी मैं आपको ऊपर 2020 में आया था, 22 में आया था बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ देखिए 2018 में भी क्वेश्चन पूछा है। उनके अनुप्रयोगों जिन क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी पर चर्चा कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद अर्थात TIFAC टाइफेक क्या है, इसके जनादेश बताएं। IT क्षेत्र में अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2020 तक भारत आने वाले प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ऐसे कौन कौन से IT क्षेत्र हैं जो 2020 तक भारत में आने वाले प्रौद्योगिकी को सूचीबद्ध करते हैं, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर कह रहा फोर्थ क्वेश्चन 2018 में प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 को के चिन्हित क्षेत्र लक्ष्य एवं भारतीय नागरिक को उपलब्ध विशेषाधिकारों का उल्लेख कीजिए। अर्थात ये क्या है, टेक्नोलॉजी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र के लक्ष्य एवं भारतीय नागरिक को उपलब्ध विशेषाधिकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अब आपका यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको के साथ डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोस्तों अब इसको मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।